जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। उत्सव मैंने फेस्टिवल्स, और सबसे बड़ा कि जो फेस्टिवल है वो हर धर्म का अलग अलग होता है, रिलीजन्स के अलग होते हैं, लेकिन ये चुनावी उत्सव है जिसमें हर धर्म के, हर दल के लोग हिस्सा लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा उत्सव कहा जा सकता है इसको। मैं इस समय जम्मू से बोल रहा हूँ, और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के दो स्टार पत्रकार जुड़े हुए हैं जिनको इनका बहुत ज्यादा ज्ञान है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है पत्रकारिता को, राजनीति को, जम्मू कश्मीर को समझने में। एक तरफ है अहमद अली फयाज, जो बेहद सेंसिटिव और एक सीनियर पत्रकार है जिनको सभी जानते हैं, और दूसरी तरफ जम्मू से हैं पवन शर्मा, जिनको लगभग 25 से 30 वर्षों का अनुभव है। तो मैं आज ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो इलेक्शन चल रहे हैं, जिनमें फर्स्ट फेज हो चुका है, जिनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा टर्न आउट होगा, बहुत ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे, और लंच के टाइम तक लगभग 1:30-2 बजे तक काफी ज्यादा लोगों ने हिस्सा ले भी लिया था। लेकिन बावजूद अभी तक जो नतीजे आए हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि 60% भी लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है, उससे अधिक नहीं लिया है। 87 का जो रिकॉर्ड था, अबाउट 70% का, उसको हम नहीं छू पाए। तो मैं सबसे पहले अहमद अली फयाज साहब से ही पूछना चाहूंगा, अहमद अली साहब, क्या ये बहुत बड़ा टर्नआउट था, बहुत रिकॉर्ड लोगों ने हिस्सा लेना था, क्या ये सही बताया जा रहा है? देखिए, जो भी चुनाव यहाँ पे हुए हैं कश्मीर में, उनमें 1989 के बाद इंक्लूडिंग 89 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें 3 से 5% लोगों ने सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जो 1996 के इलेक्शन हैं, तो उसमें एक अच्छी तादाद ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी थोड़ा मुतासिर रही इस वजह से कि उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों को घरों से निकाला था, क्योंकि उस वक्त मिलिटेंट्स का दबाव था, थ्रेट्स थी। ये बताया गया था कि जो वोट डालेगा उसको मार डाला जाएगा, कई लोगों को मार भी डाला गया। उस वजह से कोई भी नहीं निकलता अगर सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को नहीं निकाल। लेकिन अगर इस पे दूसरी साइड से ये दलील दी गई थी कि अगर किसी की मर्जी के खिलाफ होगा, ये निकलना, वोट नहीं डालना चाहता होगा, उसकी कोई दूसरी आइडियोलॉजी होगी, तो उसको वो कर सकता है, 2 निशानों पे या 3 निशानों पे मोहर लगा सकता है, इसको जाया कर सकता है। लेकिन जो वोट डालना चाहता है तो उसको तो अपने हक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो इस बुनियाद पे उस वक्त इस पे ज्यादा फिर तनकीद नहीं हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब लोगों को निकाला था। लेकिन 2002 में फोर्सेस ने ये बंद कर लिया ये सिलसिला, और उस वक्त भी खौफ था, खौफ की एक डिग्री वहां पे बेशक थी। तो ये टर्नआउट उस वक्त एकदम ये कम हो गया था 1996 के मुकाबले में। 2008 में कश्मीर में 4 महीने यहाँ पे एक एजिटेशन चली। उस वक्त फिर अचानक यहाँ पे ऐलान हो गया कि इंतखाबात यहाँ पे करने हैं, तो उसमें अच्छी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मुझे याद है 17,51,000 लोगों ने कश्मीर वादी के अंदर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया 2008 के इलेक्शन में। 2014 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, पहले लोकसभा वाला इलेक्शन हुआ, उसमें भी लोगों ने वोट डाला, लेकिन जो कौमी औसत है जो उसके मुकाबले में कम था। और 2014 का जो असेंबली इलेक्शन आया, उसमें उससे कहीं ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। अब जो इस वक्त ये इलेक्शन हो रहा है, ये पहली बार है दफा 370 हटने के बाद। जाहिर है कि हमने इस पे काफी बात की है पिछले प्रोग्राम्स में भी, कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं सिक्योरिटी सिचुएशन के, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में है, अमन है, इसके इंडिकेटर्स काफी हद तक नुमाया है, ये बदल चुके हैं। और इस वक्त हमें अंदाजा था कि जो लोकसभा का इलेक्शन है उससे कहीं ज्यादा लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे आपके अपने हक राय दही का। वो एग्जैक्टली हुआ है, कई जगहों से उतना ही हुआ है, 58% के करीब या 60% के करीब, लेकिन अक्सर जगहों पे 60% से ज्यादा हुआ है। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किश्तवाड़ में सबसे अधिक पोलिंग हुई है, क्या वजह है? क्षेत्र दूर दराज है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पोलिंग हुई है, क्या वजह रही है कि वहां पर इतना ज्यादा टर्नआउट हुआ है?
जबकि कश्मीर में उससे थोड़ा सा, मैं फयाज साहब के अकॉर्डिंग सुनूं तो फयाज साहब ने कहा कि कश्मीर में भी 60% से अधिक हुआ है और जम्मू में 80% तक किश्तवाड़ जिले में हुआ है। क्या वजह रही होंगी? क्या वहां के लोग ज्यादा अपने मतों का अधिकार करना चाहते हैं या कश्मीर में किसी तरह का कोई खौफ अभी भी बरकरार है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि जब आप कैलकुलेशन करते हो कि पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में जो वोटर टर्नआउट है वो किस आधार पर होता है, और दूसरा कश्मीर वर्सेस जम्मू संभाग, दोनों की अलग अलग जो समीकरण है। कश्मीर में इतनी संख्या में होना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन जम्मू संभाग में 10 साल के बाद चुनावों का जो एक वैक्यूम था, जो क्यास बना हुआ था, वो लोगों ने अपना ईवीएम पे निकाला है। कुछ लोगों ने सरकार के प्रति अपना गुस्सा निकाला है, कुछ लोगों ने अपने जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर अपना कैंडिडेट चुनने के लिए उन्होंने वहां पर जाकर मतदान किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किश्तवाड़, भद्रवाह, पाडर, नागसैनी, इंद्रवाल, रामबान, बनिहाल और डोडा ईस्ट और डोडा वेस्ट, ये जो विधानसभा थी यहाँ पर जो लोगों के अपने मसले थे वो सबसे पहले नंबर पर थे। दूसरा, अपना उम्मीदवार चुनना, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर ना तो पंच सरपंच थे, ना कॉरपोरेशन थी, ना म्यूनसिपैलिटीज़ के ईओ थे, ना वहाँ पर कॉरपोरेटर था। जो वहाँ पर एक वैक्यूम बना हुआ था, लोग चाहते थे कि कोई हमारा नुमाइंदा हो जो हमारे मसले जो हैं वो सरकार तक पहुँचाए। तो यही कारण था कि अपना उम्मीदवार चुनने के लिए वहाँ पर जो है वो लोग बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा दी कि दूर दराज के दक्षिण मड़ुआ के उन गांवों में पोलिंग सेंटर बना दिए। दरिया चनाब को पार करने के लिए रेलिंग का सहारा लेकर लोग जो हैं वो वहां पर चुनाव करवाने के लिए पहुंचे। तो जिस व्यक्ति के गांव में पोलिंग स्टेशन बना हो वो पूरा गांव बाहर निकलता है वोट डालने के लिए। पहले 5-6 किलोमीटर लोग चलते थे, 10-10 किलोमीटर चल के आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको इतनी सुविधा दे दी, आपके घर तक पोलिंग स्टेशन बना दिया, जिससे लोग जो है वो बाहर निकले। पवन जी, मैं मतलब ये समझा हूं कि आपके अनुसार गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट किए, जिसकी वजह से एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ किश्तवाड़ डोडा जिले में। लेकिन फयाज साहब, मैं अभी आप कह रहे थे कि 370 की बात कर रहे थे, तो 370 हटने के बाद, ये पहले चुनाव हैं लोकसभा के हुए, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट की अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी कि क्या उनका फैसला सही था या नहीं था। इसमें आप क्या कहेंगे कि कश्मीर रीजन के लोगों ने इसका समर्थन किया है, या क्या लगता है आपको 370 हटाना यूनियन गवर्नमेंट के लिए सही था या नहीं था? ये तो अलग अलग चीजें हैं। जब हम 370 हटाना ये सही है या नहीं है, ये देखना है हम किस एंगल से इस पर सोच रहे हैं। जहां तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का ताल्लुक है, इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी की सिचुएशन हम अपने आप को कितना महफूज समझते हैं, उसमें ये काफी पिवटल है। तो दूसरा ये होता है कि लोगों की एसोसिएशन कितनी ज्यादा है, उनकी दिलचस्पी कितनी ज्यादा है, उसको 370 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उन लोगों से बिल्कुल, मेरा नजरिया मुख्तलिफ है जो ये लोग बता रहे हैं कि 370 की वजह से यहाँ पे मतदाता, ये जो टर्नआउट है ये बढ़ चुका है। इस वक्त जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑपिनियन जो कश्मीर की है वो 370 हटाने के खिलाफ है। जो इस वक्त वोट डाल रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में, इसकी एक बड़ी वजह है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो लीडर्स यहाँ पे लड़ रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर के इंजीनियर रशीद तक, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं ये दिल्ली का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, इन दोनों में, इन सब लोगों में, चाहे वो डॉक्टर फारूक है, सज्जादुद्दीन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो चेयरमैन है, महबूबा मुफ्ती जो है प्रेसिडेंट जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये सभी लोग एक बात कहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे वोट डाल रहे हैं ये मरकजी हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ है जो उन्होंने 2019 के अगस्त में लिया था, एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370। इन्होंने तो एक तरफ से इसको एक रेफरेंडम सा बनाया है, उस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा लोग निकले हैं। और खुद इंजीनियर रशीद सबसे ज्यादा इस बात को उछाल रहा है अपने इंटरव्यूज में, अपनी रैलीज में, कि ये वोट जो है ये वो उसके अल्फाज में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और
होम मिनिस्टर अमित शाह की गुंडागर्दी के खिलाफ है, जो वो बता रहा है। तो उसके जलसों में लोग भी शामिल हो रहे हैं, उनमें एक उत्साह, उनमें एक जोश भी है। तो ये नहीं कह सकते आपकी जो ये वोट है ये 370 के हक में जा रहा है, ये मरकजी हुकूमत की और बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको ये इंडोर्स कर रहा है, और इस वजह से ये वोट जाएगी। दिल्ली का ओपिनियन है। मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ कश्मीर, एज समवन हु हैज बीन रिपोर्टिंग कश्मीर फॉर द लास्ट 30 इयर्स, मैं आपको कह रहा हूं कि ये दिल्ली के फैसले के खिलाफ एक वोट जा रहा है। टर्नआउट डिफरेंट है। वो टर्नआउट इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और इसमें ये दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत अच्छा निजाम है और हम यहाँ पे महफूज हैं। इस किस्म के बोल वो कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। वो जगह जगह पर जहां भी ये जलसे करते हैं वो कहते हैं कि हम जुल्म के शिकार हैं, मतलब कि उनके कहने के मुताबिक हिंदुस्तान के जुल्म के शिकार हैं। वो इंडिया को एक जालिम के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक ऑप्रेसर के तौर पर पेश कर रहे हैं। और इसमें इनको जो लोग यहाँ पे आजादी चाहते थे, पाकिस्तान से एक्सेशन चाहते थे, अब जो उनको रियलाइज हो चुका है कि 370 हटने के बाद ये चीजें मुमकिन नहीं है, एक किस्म का इंतकाम सा वो ले रहे हैं। तो वो अपना वोट उनको दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं जो जैसे कि बीजेपी है या जो बीजेपी के साथ लग रहे हैं, कोई सॉफ्ट हैं। मतलब कहने का यह मतलब है कि अगर ये 370 के हक में ये होता, ये जो इस वक्त ज्यादा वोट जा रहा है, तो ये बीजेपी को मिलना चाहिए था। मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि जो भी यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से एक को छोड़ करके कोई एक भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। आपने कश्मीर रीजन की बात कर रहे हैं, मैं पवन जी से जानना चाहूंगा, कश्मीर में तो 370 के खिलाफत करने पर वोट मिल रहा है आपके अनुसार। पवन शर्मा, आप मुझे ये बताएं कि क्या जम्मू रीजन में जो कश्मीर से भी ज्यादा पोलिंग हुई है उसकी वजह, पहले तो आपने बताया कि सरकार की सुविधाएं हैं, क्या 370 हटने का जम्मू रीजन में भी मलाल है, या उसके खिलाफत में यहाँ वोट हो रही है, या उसके पक्ष में वोटिंग हो रही है? देखिए, इसमें एक चीज है, मैं जो पहले मैं बोल रहा था, आपने मुझे बीच में कट कर दिया था। जो ज्यादा टर्नआउट पोलिंग का हुआ है किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा और इन तमाम विधानसभाओं में 2 महिला कैंडिडेट हैं। महिलाओं का बहुत ज्यादा वोट पोल हुआ है। एक भाजपा की महिला कैंडिडेट थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और तमाम जो जितनी विधानसभा है वहां पर जो पोलिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर निकली हैं। अब रहा आपका ये सवाल दूसरा 370 को लेकर। देखिए, इसके 2 अलग अलग पहलू हो सकते हैं। आप जम्मू संभाग में 370 का सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग थे, कश्मीर संभाग में इसको अपोज करने वाले ज्यादा लोग थे, लेकिन जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये लोग भी तो अपोज कर रहे थे। और यही कारण था कि कांग्रेस को जो लोकसभा चुनावों में इस बार बहुत ज्यादा वोट मिला, क्योंकि जितनी संख्या में वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिले थे वो इस बार ज्यादा तो मिले नहीं। 1-1 लाख, 1.25 लाख का मार्जिन रहा, पहले 3-3, 4-4 लाख का मार्जिन था। इसका मतलब है कि इस बार विधानसभा चुनावों में और जो लोकसभा चुनावों में 370 की जो मुखालफत थी वो जम्मू में कांग्रेस एनसी के कैडर ने भी की है, तभी इतना वोट मिला है। बाकी रही बात कि 370 का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इन विधानसभा चुनावों में, तो जम्मू संभाग में भी बहुत सी ऐसी विधानसभा है यहां पर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की हो, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हो, या फिर चुनाव वैली का तो चुनाव हो गया, वहां पर भी इंपैक्ट जो था दिखा। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है इसमें आपको देखने को मिलेगा, गुलगुलाबगढ़ में देखने को मिलेगा, रियासी में देखने को मिलेगा और रजौरी पुंछ में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड ही कश्मीर में इसका अपोजिशन है। तो जम्मू में इसकी जो सपोर्ट थी वो एक तबके तक लिमिटेड है, सीमित है, क्योंकि यहां पर भी अपोज हुआ है। अगर अपोज नहीं हुआ होता तो इतनी संख्या में कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट रमन बल्ला और चौधरी लाल सिंह लोकसभा चुनावों में इतने ज्यादा वोट नहीं ले पाते। फयाज साहब, अभी आपने थोड़े समय पहले कहा था कि यहाँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, लाइक यूनियन गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल कहा गया है, जालिम सरकार के रूप में पेश किया गया है। क्या आपको लगता है सचमुच में वहां इस तरह के जुल्म हुए हैं, जालिम है? क्या लोगों को इस तरह का एहसास है? देखिए, यहाँ पे इस किस्म का एहसास नहीं था। इन्होंने 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया था, इसके खिलाफ यहाँ पे आवाजें रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज का ये दावा है कि ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये बता रहे थे कि ये जो अमन यहाँ पे आ रहा है ये बंदूक के खौफ की वजह से आ रहा है, ये पीएसए डिटेंशन की वजह से, ये सरकारी इकदाम के खौफ की वजह से आ रहा है। मैं जाती तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि
आप खौफ की बुनियाद पे इतनी नॉर्मल्सी यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। हम बीजेपी गवर्नमेंट को इसके लिए क्रेडिट दे सकते हैं कि जो पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने टेररिज्म का मुकाबला किया, और जो कह रहे हैं कि हमने इसका इकोसिस्टम यहाँ पे डिमोलिश कर दिया, वो बात अपनी जगह पे सही है। वो डिमोलिशन उन्होंने कर लिया था। यहाँ कोई भी शख्स बोलता नहीं था, अब मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता नहीं था, अगर बोलता भी था अपनी लेवल पे, लेकिन एक उसको वो एक मूवमेंट से नहीं बना रहा था। इस पर लेकर को पत्थरबाजों को उकसा नहीं रहा था। इसको लेकर के कंट्री की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को चैलेंज नहीं करता था। ये नहीं बता रहा था कि कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक तय होना चाहिए। ये सब हो चुका है इंजीनियर रशीद की रिहाई के बाद। मसले कश्मीर इसकी देखा देखी में अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी मसला कश्मीर और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का हवाला देना शुरू किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम इसमें खामोश रहेंगे या अगर हम ये कहेंगे कि नहीं अब यही ठीक है, हिंदुस्तान के साथ इलाके को मजबूत करना है, तो हमारा वोट कम हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि इससे कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म यहाँ पे वापस आ जाएगा, और इससे वो वापस आ रहा है। यहाँ पे जो आपको जिन लोगों को आप कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नेशनलिज्म जो यहाँ पे थी, जो वहाँ पे काफी मजबूत हो गई थी पिछले 5 साल के दौरान, आज वो बड़ी हद तक मैं कह सकता हूँ हम महसूस करते हैं वो लोग डेमोरलाइज्ड हैं। वो लोग पहले सोशल मीडिया पे तिरंगा चढ़ाते थे, वो कहते थे ये अब हमें भूल जाना चाहिए पहला सारा। आज की तारीख में वो लोग सब खामोश बैठे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी न किसी अगर इसी तरह से ये स्यूडो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट में बदल गया, तो एक दिन फिर वो 2008, 2010, 2016 का एंटी इंडिया वेव यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जिसमें हम सब लोग इनसिक्योर हैं, ये उनको लग रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दिल्ली वाले सिर्फ टर्न आउट की बात कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यहाँ पे श्रीनगर के जलसे में सिर्फ टर्न आउट का जिक्र किया। हम लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं और रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ टर्न आउट मानी नहीं रखता है। अगर टर्न आउट इस चीज के लिए है कि हम आपको पाकिस्तान दे देंगे, तो यहाँ पे 80% टर्न आउट हो सकता है। डज दैट मीन दैट दिस इज अ कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन डेमोक्रेसी? इट एब्सोल्युटली इज नॉट। इसलिए ये हमारे हिसाब से अगर 40% का ही टर्न आउट होगा, पोलिंग पुरअमन रहेगी, ये जो सेपरेटिस्ट वॉइसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रिवेल नहीं होंगी, वो इससे कहीं ज्यादा है कि यहाँ पे 70% और 80% टर्न आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि मसले कश्मीर हल करो, और सब लोग दिल्ली को गालियां देना शुरू करेंगे, अब्यूज करना शुरू करेंगे, जो सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। इससे पहले कि वो बोली बोलते थे जो उन्हें बंद कर ली थी दोनों। एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या इंजीनियर राशिद को जमानत पर जो थोड़े समय के लिए रिहा किया गया कंपनी के लिए, क्या ये ब्लंडर साबित हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहले तो यूनियन गवर्नमेंट ये बता रही है कि हमने इसको रिहा नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि इसको कोर्ट ने रिहा किया है। जो इनके मुखालिफिन है यूनियन गवर्नमेंट के, जिसमें कोर्ट ने रिहा किया, क्या ये यूनियन गवर्नमेंट इसका खमियाजा भुगत सकती है? जब हम इसके कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज देखते हैं, हम अदालत के फैसले पर तनकीद नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी जाती राय आप पूछ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, और उस बहुत सारे काम पे पानी फेर जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान यहाँ पे किया था। जैसे इंजीनियर राशिद के छूटने से पहले ऐसी अपेक्षाएं की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ लीड करेगी, चाहे कश्मीर रीजन में हो उसका प्रतिस्पर्धा पीडीपी से रहा हो, और जम्मू रीजन में हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक अपोजिशन पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत है। मतलब दोनों का आपसी मुकाबला है दोनों रीजन में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा, वही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी। क्या इंजीनियर राशिद कहीं बड़ा हेर फेर को नहीं कर देगा उनकी पार्टी? इंजीनियर रशीद की पार्टी का असर नहीं है, वो विजिबल ही नहीं है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मेन असर है। कुछ जगहों पे कांग्रेस का, कुछ जगहों पे जैसे कि हकीम मोहम्मद यासिर खान साहब में, हालांकि इस वक्त जिस तरह से उन्हें पिछले 4-5 इलेक्शन लगातार जीते थे, इस बार शायद वो सिचुएशन भी वहां पे नहीं है, और वो 2 जगहों से इस वक्त लड़ रहे हैं, रार शरीफ से भी, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे होंगे शायद, लेकिन खान साहब में उसका अभी भी असर है।
तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेबल कैंडिडेट्स कुछ जगहों पे खड़ा हो गए हैं, जैसे कि बटमालू में जो शॉल्टिंग सेंट्रल्स को आप कहते हैं, वहां से जो इनके पहले एमएलए थे इरफान अहमद शाह, तो वो वहां पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से वहां पे लड़ रहे हैं। इसके अलावा वहां पे जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट भी सेंट्रल शॉल्टिंग से है। तो इन कुछ जगहों पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनका है, मतलब जहाँ पे इनका मुकाबला सख्त है, लेकिन अक्सर जगहों पे अभी भी यहाँ पे ज्यादातर वोट, खासतौर से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में इनका वोट। को ये बताएं कि वहां पर जहां साउथ कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं, ज्यादा सीट्स पीडीपी लेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, या आपने अभी बताया कि इंजीनियर राशिद की पार्टी वहां से शायद ही कोई सीट ले पाए। आपने जो सवाल किया था आपने जो सवाल किया था, मैंने उसका जवाब मुकम्मल नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर का। इससे पहले कि मैं नॉर्थ कश्मीर के बारे में आपको बताता, आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। जी, नॉर्थ कश्मीर की पोजीशन ये है कि नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने लोकसभा के इलेक्शन में आउट ऑफ 18 सेगमेंट्स इसने 14 सेगमेंट्स पे इसने लीड लिया था वहां से, और उस वक्त बडगाम और बीरवा के सेगमेंट्स भी नॉर्थ कश्मीर के साथ ही थे। इस बार ये सेंट्रल कश्मीर के साथ हम इनको गिन रहे हैं। तो ये जो 18 सेगमेंट्स है, 18 सेगमेंट्स में से 14 सेगमेंट्स पे इंजीनियर रशीद ने लीड ले लिया था 2014 के इलेक्शन, ये जो है लोकसभा का इलेक्शन इसमें लिया था। इस बार इनके कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि बारामूला है, वागोरा है, और भी कुछ जगहों पे इसकी पार्टी की विजिबिलिटी है, और जो इनके उम्मीदवार हैं ऐसे कि जिनको कुछ कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वहां पे जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, इंक्लूडिंग सजाद लोन, इंक्लूडिंग मुजफ्फर हुसैन बेग, उनकी जो जौजा है सकीना बेग, ये सब लोग वहां पे इस कदर वहां पे लड़ रहे हैं बहुत सारी जगहों पे जहां पे इंजीनियर रशीद की वेव जनरेट नहीं हो रही है। इनका वहां पे अच्छा खासा मुकाबला है इनकी लंगेट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से इन्होंने अपने भाई को वहां पे इसमें मुकाबले में उतारा है। लेकिन जो हमें रिपोर्ट्स वहां से मिल रही हैं, वहां भी इनको काफी मुकाबला कर रहे हैं। सजाद लोन का जो कैंडिडेट है इरफान पंडितपुरी, जो डीडीसी का भी वहां पे चेयरमैन है, तो वो इनको काफी वहां पे टक्कर दे रहे हैं इनको इन लंगेट में। और जो इनके मुखालिफिन है वो वहां पे बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक हमें सारी सियासत चलाई है खानदानी राज के खिलाफ। तो इस बार इसने पूरे जम्मू कश्मीर में उसको अपना ही भाई नजर आया, जिसको इसने इस्तीफा दिलवाया और यहाँ पे इलेक्शन लड़वाया। तो ये इस बात को लेकर के इसका भाई वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, इस पे तनकीद इसकी वजह से वहां पे हो रही है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो डायनेमिक्स है वो लोकसभा वाले इलेक्शन से कंप्लीटली डिफरेंट है। इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि हाई प्रोफाइल, जिनका अभी मेरे ख्याल से नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पार्टीज के यहाँ पे इलेक्शन में लुढ़क रहे हैं। हमने देखा फेज 1 में, अभी हम पार्टीज का ही जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ये कई जगहों पे पॉसिबल है, बट टोटलिटी में जो आपके सवाल का जवाब है वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये लग रहा था कि ये कश्मीर में आकर के एक वेव जनरेट करेंगे लोकसभा इलेक्शन की तर्ज पे, और हर जगह से जो अभी ये दावा कर रहा है कि मैं सभी निशस्तें हासिल करूंगा और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा यहाँ से, मैं इससे जाती तौर पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास हकाइक है वो इससे मुख्तलिफ है। अभी तक ये लग रहा है कि ये 3-4 मे बी के मैक्सिमम 5 सीट्स भी हासिल कर सकता है, लेकिन जो इसके मुकाबले में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन वाली पार्टीज थी, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी वगैरह, ये कई जगहों पे ये सीट्स जीते थे, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते थे। वो थोड़ा सा इसका फेर उथल पुथल उसमें मच चुकी है। इन मतलब जो अल्टीमेट एनालिसिस में ये जब तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, अभी 25 सितंबर को सेंट्रल कश्मीर में इलेक्शन होना है दूसरे मरहले में, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को तीसरे मरहले में वहां पे कुपवारा, बांडीपुर और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। तो उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा। मैं आपको इस वक्त तक की सिचुएशन ये बता रहा हूँ कि अभी तक वही जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एडवांटेज ये है
कि जो उनके मुखालिफिन हैं, जो उभरे थे पिछले 2-3 साल में अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनको काफी नफ्सियाती धक्का लग चुका है, क्योंकि उनकी जमानतें जब्त हो चुके हैं सज्जाद उनको छोड़ करके, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेशक धक्का लग चुका है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इनके जो स्टार कैंपेनर है और कैंडिडेट वो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन पीडीपी को भी एक धक्का लग चुका था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद इलेक्शन हारी थी। लेकिन इस बार उन्होंने इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया है, उन्होंने कुछ नए लोगों को भी मैंडेट दिया है, कुछ जगहों पे इनको कई अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही मुकाबला रहेगा। पवन जी, मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद समय का अभाव है, बड़े संक्षिप्त इसका उत्तर दीजिए। जम्मू रीजन में जो चुनाव हुए चिनाब वैली में, उसमें किस किस का मुकाबला रहा और कौन सी वहां पर लीडिंग पार्टी अभी तक फर्स्ट फेज में हुई है आपकी नजर में? देखिए, चिनाब वैली के अंदर जितनी विधानसभा थी, वो जिस डिस्ट्रिक्ट रामबन से आप शुरू करते हो, तो रामबन में भारतीय जनता पार्टी और जो रेबल था उसके बीच कड़ा मुकाबला रहा। बनिहाल में बकारसुर बानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के बीच में रहा, हालांकि वो फ्रेंडली था। अगर किश्तवाड़ में चलते हो तो कांटे की टक्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच। पाडर नाग सैनी में भी इस बार कांटे की टक्कर है, कोई ये हल्के में मत ले, वहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों साइड से पोल जो है वो वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। हाँ, डोडा के अंदर भी एक दो जगह को अगर विधानसभा क्षेत्र छोड़ते हैं तो डोडा दोनों सीटों के ऊपर भी मुकाबला कड़ा है। भद्रवाह में भी मुकाबला कड़ा, किसी को कह नहीं सकते हो कौन सी पार्टी लीड लेगी, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम बात करें वोटों की पोलराइजेशन को लेकर, तो हर तरफ से इतना ज़्यादा वोट पोल हुआ है कि उसका आंकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज जरूर मिलेगा। शुक्रिया पवन जी। व्यास साहब, आपने जो आज बताया है कश्मीर रीजन में कि एक डिजास्टर हो सकता है इंजीनियर रशीद का, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक का जो भी वहां पर किया था, एक अपने अभी बीच में पहले एक बात बोली थी कि वहां राजनीतिक पार्टी यह दावा कर रही है कि ये बंदूक के दम पर अमन और शांति लौट आया है, लेकिन आतंकवादियों से अधिक सुरक्षित अगर शांति वहां पर आई है, चाहे वो बंदूक के दम पे आई है, तो लोगों के लिए वहां सुविधाएं ही है। 2 करोड़ से अधिक लोग टूरिस्ट आए हैं, जिनका कश्मीर को भरपूर फायदा हुआ होगा। ये सारी चीजें देखने के बावजूद भी अगर वहां पर टर्नआउट जो अधिक है वो 370 के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अभी भी मंथन करना होगा। शुक्रिया फयाज साहब, शुक्रिया पवन जी। आप दोनों के अनुभव के आधार पर जो आज हमारे व्यूअर्स को जानकारियां मिली है, निसंदेह तुलनीय है, इंफॉर्मेटिव है। जरूर इनको ये संग्रह करेंगे और आगे जो आने वाले 2 फेजेस हैं उनमें भी हम आपसे जानना चाहेंगे अगले प्रोग्राम में कि क्या आपकी राय है, कौन बहुमत की तरफ बढ़ेगा, कौन यहाँ सरकार बनाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय का अभाव होते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।